तो चलो बात करते हैं एस्पिरिन के बारे में। अब एस्पिरिन जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा एनसेड्स के अंदर आता है। एनसेड यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इस क्लास की ड्रग के अंदर आता है एस्पिरिन। अंडरस्टैंड। एस्पिरिन का दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और इसे यूज़ किया जाता है एज एन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये सिंपली कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सा कॉक्स है, कॉक्स 1 या कॉक्स 2 दोनों। जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस का, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनता है कॉक्स पाथवे से, तो वो कॉक्स को इनहिबिट करता है, तो वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता है। अंडरस्टैंड। तो ये तो बात हो गई मैकेनिज्म की कि ड्रग किस तरीके से काम करता है। लेकिन ड्रग के काम करने के लिए ड्रग को बॉडी के अंदर जाना और बॉडी को ड्रग को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, राइट। तो इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, वाइडली एब्जॉर्ब होता है ये पूरे जीआई ट्रैक्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है क्योंकि इसे बेसिक नेचर चाहिए होता है एब्जॉर्ब होने के लिए। इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी पुअर होती है, लेकिन अगर इसका माइक्रोफाइनिंग कर दिया जाए या तो फिर अल्कली को थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए तो इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बॉडी में जाने के बाद ये बहुत फास्ट डी एसिटाइलेट होता है। आप लोगों को पता होगा कि इसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब इसका डी एसिटाइलेशन होगा तो बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो एक्चुअल में सैलिसिलिक एसिड जो है वो एस्पिरिन का एक्टिव फॉर्म है। बॉडी में एस्पिरिन जाने के बाद सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये जनरली होता है लीवर में, प्लाज्मा में या फिर गट वॉल के अंदर। एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से होता है पूरी बॉडी के अंदर। 80% ड्रग प्लाज्मा बाउंड होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर के क्रॉस करने की बात है तो इतने अच्छे से क्रॉस नहीं करता, लेकिन कर लेता है। प्लासेंटा को भी ये क्रॉस करता है, इसीलिए फीटल डेवलपमेंट में ये हल्का सा इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद जब सारा काम हो जाता है तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो सैलिसिल यूरिक एसिड के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है और फिर उसका एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू ही होता है। अब एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन की हाफ लाइफ 15 से 20 मिनट की है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड की हाफ लाइफ जो है वो 3 से 5 घंटे की है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे 2 हाफ लाइफ? तो एस्पिरिन जो है वो ऑब्वियसली डी एसिटाइलेट होता है बहुत फास्ट ताकि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, इसीलिए उसकी हाफ लाइफ देखेंगे तो ऑब्वियसली कम रहेगी। तो ये बात हो गई बॉडी के इफेक्ट की, लेकिन ड्रग का क्या इफेक्ट है, यानी साइड इफेक्ट्स कैसा है। तो एस्पिरिन के साइड इफेक्ट की बात करें तो ये डिफरेंट लेवल्स पे है, मतलब आप कितना डोज देंगे उस हिसाब से इसका साइड इफेक्ट मिलता है। तो सबसे पहले लेवल की बात करें नॉर्मल डोज यानी कि 0.3 to 1.5 ग्राम की अगर बात करें, जो कि एनाल्जेसिक डोज है एस्पिरिन का, अगर उसकी बात करें तो उस डोज में जीआई इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर नहीं है, तो कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करेगा और कॉक्स 1 को इनहिबिट करेगा तो जीआई प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड। जिसकी वजह से जीआई इरिटेशन होगी। उसके अलावा ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इस बात को ज़रा गौर से सुनना कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कॉक्स को ब्लॉक करने की वजह से थ्रोम्बोक्सेन की भी सिंथेसिस रुकती है, जिसकी वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए एस्पिरिन को वॉरफेरिन के साथ में नहीं दिया जाता। अंडरस्टैंड। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है। ये हरदम नहीं होती, बहुत रेयरली होती है, लेकिन जब होती है तो सीरियस होती है, जैसे कि रैशेस वगैरह हो सकते हैं, अर्टिकेरिया, एंजियो एडिमा या फिर अस्थमा वगैरह हो सकता है। अब दूसरा लेवल है एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज का, यानी कि अगर 3 से 5 ग्राम पर डे के हिसाब से डोज दिया जाए तो इस लेवल पर इस डोज के अंदर सैलिसिलिज्म सिंड्रोम हो सकता है। अब ये सैलिसिलिज्म सिंड्रोम के अंदर होता है डिजीनेस या तो फिर टिनिटस होगा, टिनिटस यानी कि कान में आवाज़ आएगी। उसके अलावा वर्टिगो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह हो सकता है और हिपैटिक इंजरी भी हो सकती है। ये चिल्ड्रंस के अंदर जनरली हो जाती है, लेकिन एडल्ट्स को अगर लंबे समय तक ये ड्रग दिया गया तो उनके अंदर भी लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर इस डोज पे दिया गया तो। फिर तीसरा लेवल है एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग। अगर 15 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से एस्पिरिन दिया गया तो हो जाती है एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग, और ये जो डोज की बात की जा रही है ये एडल्ट्स के लिए।
अब इसके सिम्टम्स की अगर बात करें क्या क्या हो सकता है, तो ये डोज के हिसाब से सिवियरिटी सिम्टम्स की बढ़ती जाती है। जैसे कि वॉमिटिंग हो सकती है, फिर और डोज बढ़ेगा तो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, हेल्यूसिनेशन हो सकता है, कन्वल्जन, कोमा और डेथ भी हो सकती है। डेथ जो है वो रेस्पिरेटरी कोलैप्स या फिर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की वजह से होगी। तो एस्पिरिन के काफ़ी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हाई डोज के ऊपर है, यानी एस्पिरिन की पॉइजनिंग होगी। तो अब बात किया जाए कि इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसे एज एन एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, एज एन एंटीपायरेटिक यूज़ किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में भी लॉन्ग टर्म के लिए इस ड्रग को प्रेफर नहीं किया जाता है। तो ये बात हो गई एस्पिरिन के बारे में। लेकिन एनसेड्स क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते क्या हैं? तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो ये वाली वीडियो चेकआउट करो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।